चुनाव लोकतंत्र के हृदय की गति माने जाते हैं, परंतु बंगाल में कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा 90 के दशक में बिहार में हुआ करता था। लोकतंत्र के इस पर्व को रक्त रंजित करने के जितने कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं, वो एक के बाद एक संवैधानिक उपकरणों से एक्सपोज होते जा रहे हैं। यदि यह तृणमूल की सरकार यह बात कहती है तो यह निर्णय तो न्यायालय ने लिया है। न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब राज्य के चुनाव आयोग ने ही डिमांड की थी फोर्सेस की, तो वो कैसे कह सकते हैं कि फोर्सेस नहीं आने चाहिए, और कौन सा फोर्स आना चाहिए यह चुनाव आयोग का अधिकार नहीं था। चुनाव आयोग यह मांग सकता है कि मुझे सुरक्षा बल चाहिए, कौन से चाहिए, कैसे चाहिए, यह उनका अधिकार नहीं है। यह प्रश्न करने का अर्थ होता है कि उनके मन के अंदर का जो भाव था कि वो दुरुपयोग करना चाहते थे। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस विषय के ऊपर पूरी नजर रखे हुए है, और चुनाव आयोग ने यदि सतर्कता नहीं रखी होती, न्यायालय ने यदि कड़ाई के साथ निर्देश नहीं दिए होते, तो ये चुनाव बहुत ही विभत्स हो सकते थे। परंतु हमारे कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से हत्या, प्रताड़ना हो रही है, इसके उपरांत भी जिस दृढ़ता के साथ वो लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र के प्रति भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा का प्रमाण है। और जो कुछ पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है, वो लोकतंत्र को किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग ही नहीं, सीधे हिंसा के द्वारा प्रभावित करना। क्योंकि पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिन्होंने वोट, मतलब सिंगल नॉमिनेशन हो गया था, अनअपोज्ड। मगर उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इसमें किसी को भी न लोकतंत्र की समस्या नजर आ रही है, न लोकतंत्र में हत्या नजर आ रही है। क्योंकि ये सब वो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार के कृत्य में बस भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विरोध का सुंदर संगीत नजर आता है। चाहे व्यक्ति कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाए, चाहे लोकतंत्र रक्त रंजित हो जाए। देखिए, ये उनका एक निजी विचार है। वो जो भी कार्य करने के लिए पहुंचे, आपको पता है कि राहुल गांधी जी निवर्तमान सांसद कांग्रेस वालों के लिए बहुत सम्माननीय हैं, अभिनंदनीय हैं। यद्यपि न्यायालय की दृष्टि में वो निंदनीय है। आज राजनीतिक दृष्टि से वो दयनीय स्थिति में आ गए हैं। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यदि उनके मन में किसानों के प्रति वास्तविकता में इतनी हमदर्दी है, तो जिस राज्य से वो सांसद थे, वहां पर उन्होंने वो कानून क्यों नहीं लागू करवाए हैं? यानी जिसको आप तथाकथित काला कानून कहते थे, वो तो केरल में लागू है, वहां क्यों नहीं प्रश्न उठाते हैं? यह दर्शाता है कि किसानों के हित के लिए वास्तविकता में आपके मन में क्या है। और वैसे भी अनेक मौकों के ऊपर आपने देखा होगा, उन्होंने कई प्रकार के अच्छे भावभंगिमाएं दी हैं। अभी आपने देखा था वो यात्रा की समाप्ति के ऊपर कश्मीर में बर्फ खेलते हुए, फिर उन्होंने उसके बाद कहा कि यहां पे कानून व्यवस्था समाप्त है। आपको याद हो, संसद के अंदर भी प्रधानमंत्री जी के गले पड़ने के बाद उन्होंने अपनी एक जो कुछ इशारा किया था। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के जो भी आचरण है, इसमें हकीकत कम और फसाना अधिक नजर आता है। नीरज जी, मेरा सवाल फिर से बंगाल पे ही है, क्योंकि बंगाल में लगातार हिंसा जारी है। अभी भी जो सूचनाएं आ रही हैं, मारकाट हो रही, कल रात में कई लोगों की हत्याएं हो गई। क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में पूरी तरह से फेल हो गया और राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में असफल हो रही है? देखिए, बंगाल में लगातार हिंसा जारी नहीं है, वर्षों से हिंसा जारी है। और हिंसा जारी नहीं है, उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं। और हिंसा का स्वरूप यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है,
कम्युनिस्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी हत्या हो रही है। और इतना ही नहीं, आप सोचिए कि बंगाल को उस मुकाम पे ले जाके पहुंचा दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के गुट आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो एक दूसरे की हत्या करवाने में लगे हुए हैं। यह दर्शाता है कि बंगाल की वह भूमि जिसे बंगाली भद्र लोग कहा जाता था, जो कला और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में जानी जाती थी, जिसकी एक वैश्विक पहचान थी, सिर्फ राष्ट्रीय पहचान ही नहीं, वो आज पश्चिम बंगाल की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के इस कार्यकाल में पूरी तरीके से हिंसा, भ्रष्टाचार और अपराधियों को प्रत्यक्ष राजनीतिक संरक्षण देने के दुर्दांत अपराध की भागी हो गई है। अपराधियों को जिस प्रकार से सत्ता का संरक्षण देकर उनसे हिंसा करवाई जा रही है, यह अपने आप में भारत की राजनीति का बहुत दुखद उदाहरण है। इसीलिए मैंने कहा दुर्दांत अपराध की भागी हो रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। और उससे ज्यादा दुख यह है कि ये उस प्रांत के हैं जहां से कला, संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र भारत में रहता था, वो आज अपराध, खतरनाक तुष्टीकरण, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और लोकतंत्र के अंदर हिंसा का पूरे भारत में एक दुखद और दर्दनाक उदाहरण बन के उभरा है। शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी के साथ आने के लिए उनके साथ 3 बार चर्चाएं हुई, 2014, 17 और 19 में, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं हुए। आप जो बात कह रहे हैं, उनकी परिस्थिति अब यह है कि उन्हें यह चीज बाहर बताने की जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी के अंदर समझाने का प्रयास करें और वो समझा ले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। नितांत अंदरूनी मामला है उनका, अंदरूनी मामला क्या, पारिवारिक मामला है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ परिस्थिति एनसीपी में इससे पूर्व शिवसेना में हुई है, उसका मूल कारण यह है कि हमारे यहां पार्टी को परिवार माना जाता है और वो लोग परिवार को पार्टी मानने लगते हैं। इस कारण यह परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। लास्ट क्वेश्चन। देखिए, फिर मैंने कहा कि एक और नया किरदार उनका उभर के सामने आया। मतलब अब वो भ्रष्टाचार में जांच एजेंसियों ने उनके नेताओं की जो संपत्तियां सामने रखी, उसे मना तो नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि उसकी लागत इतनी नहीं इतनी थी और ये एक्साइज पॉलिसी से पहले की थी। मतलब कहीं ना कहीं लगता वो इशारा कर रहे हैं कि शायद एक्साइज पॉलिसी में तो भ्रष्टाचार हुआ, ये तो माना जा सकता है, मगर ये तो पहले की है। तो मैं मानता हूं कि ये प्रकारांतर से शराब नीति के ऊपर भ्रष्टाचार होने की उनकी स्वीकारोक्ति है। दिस इज इन ए वे इनडायरेक्टली हिज कैंडिड एक्सेप्टेंस दैट देयर वाज अ क्लियर कट करप्शन इन एक्साइज पॉलिसी, बिकॉज ही इज सेइंग कि वो एक्साइज पॉलिसी से पहले की है। और पता नहीं अभी आगे और क्या क्या निकले कि एक्साइज पॉलिसी से पहले क्या था। अगर वो सही होते तो उन्हें कहना चाहिए था कि साहब ये तो प्रॉपर्टी हमारी है ही नहीं, या ये प्रॉपर्टी का स्रोत ये है। इसीलिए समस्या ये है कि अपने को कट्टर ईमानदार कहने वाले जांच एजेंसी से लेके कोर्ट में एक नहीं अनेक बार बेल रिजेक्ट हुई है। इसका राजनीति से क्या लेना देना है? ये तो प्योरली टेक्निकल इशू है और शायद 6 या 7 बार वो कर चुके हैं प्रयास और इसके बावजूद बेल रिजेक्ट हो रही है। अब इस प्रकार की बातें आके कहना कि प्रॉपर्टी की कीमत इतनी नहीं इतनी है, मुझे लगता है कि अब उनके पास अपना नैतिक बचाव करने की इतनी सी भी आधार नहीं बचा है। लास्ट क्वेश्चन।
देखिए, इस समय चूंकि चुनाव की प्रक्रिया वहां पर चल रही है, तो चुनाव आयोग के अधिकार में सारी व्यवस्था है। हम जो कुछ तृणमूल कांग्रेस की सरकार कर रही है, इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या एक जघन्य अपराध है, और जो हम सीधा सीधा कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार के संरक्षण में वहां के अपराधी तत्व यह कार्य कर रहे हैं, और हम चुनाव आयोग से यह अनुरोध करते हैं कि वो इस घटनाक्रम को देखे और संविधान प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उसकी उपयुक्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।